Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट से मिलने वाले जो फूड रिसोर्सेज होते हैं उनको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फूड रिसोर्सेज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, उनमें हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज अगर हम बात करें एनिमल फूड की, तो एनिमल फूड में हम लोगों के पास जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैटल फार्मिंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फिशिंग, ओके। उसके बाद आता है पोल्ट्री, राइट, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव बी कीपिंग। ये अलग अलग टाइप के स्टडी हम लोग करने वाले हैं और इनसे हम लोगों के पास क्या क्या फूड्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कैटल है तो कैटल से हमको मिलेगा मिल्क, फिशिंग से हमको मिलता है फ़िश, पोल्ट्री से हमको मीट भी मिलेगा, एग भी मिलेगा। वो हम देखेंगे किस तरीके से ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एंड बी से हमको मिलेगा हनी, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। आपको पता है जब हम एनिमल्स की साइंटिफिक तरीके से उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, दिस इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। मतलब उनको पूरी तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं। उनका मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, उनको फूड देना, उनकी टेक केयर करना, उनको कुछ डिसीज़ हो रही है तो डिसीज़ से बचाना, उसके बाद वैक्सीनेशन देना, ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री में आने वाली है, ठीक है। एनिमल से मिलने वाले अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स हमने देख लिए हैं। 4 वाइड कैटेगरीज में ये डिवाइडेड होगा, ठीक है। चारों ग्रुप्स को हमने देख लिया है और चारों ग्रुप से मिलने वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। एनिमल्स के ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि देखिए पॉपुलेशन कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है ना। तो इसमें फर्स्ट आने वाला है हमारा कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग या कैटल हस्बेंड्री मेनली 2 पर्पज़ के लिए किया जाता है। फर्स्ट इज़ टू गेट मिल्क एंड दूसरा होता है प्लोइंग फील्ड्स। इसके बाद आ जाता है बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ड्रॉट जिसको हम एक्चुअली कहते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ कैटल, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है काऊ और बफेलो। काऊ है बॉस इंडिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप लोगों के एग्जाम में MCQ में ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। बफेलो में आएगा बॉस बिबेलिस, ठीक है। ये दोनों का साइंटिफिक नेम आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। अब आते हैं कुछ एनिमल्स लाइक मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स मतलब स्पेसिफिकली वो फीमेल कैटल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये मिल्क कब प्रोड्यूस करेंगे ये आप समझ सकते हैं, जब कोई काव है वो जब काव को प्रोड्यूस करेगी तो उसमें लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब कोई भी एनिमल अपने बेबी को बर्थ देता है उसके बाद नेचुरली उसके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी से मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक बॉडी से ये मिल्क प्रोड्यूस होता रहेगा इसी पीरियड को हम कहेंगे लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं ड्रॉट एनिमल्स जो कि कॉन्टीन्यूसली वर्क करते हैं, लाइक एग्रीकल्चरल वर्क या ट्रांसपोर्टेशन वाला काम करते हैं, ठीक है। और ये वाले एनिमल्स मिल्क को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या आप कह सकते हैं ड्रॉट एनिमल्स वो मेल वाले जो कैटल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर लैक्टेशन पीरियड की बात मैंने आपको बता दी है कि जब भी कोई भी एनिमल बर्थ देता है तो उसकी बॉडी में नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस करने की क्या टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है या कैपेबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल एक्शन, और वो अपने यंग वन को मिल्क फीड करवाती है। दिस इज़ नोन एज लैक्टेशन पीरियड। अब जो ये लैक्टेशन पीरियड वाला टाइम होता है, इसी टाइम पर काऊ से मिल्क हम लोग लेते हैं। मतलब जब भी ये यंग वन को प्रोड्यूस करती है उस टाइम पे उनका लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे वो अपने यंग वन को थोड़ा मिल्क देती है, बाकी का मिल्क नॉर्मली पीपल लेते हैं, हम जैसे लोग लेते हैं, और उसको कंज्यूम करके हम अपनी हेल्थ का टेक केयर करते हैं, ठीक है। अब ये लैक्टेशन पीरियड जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होगा, राइट। तो लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है? कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो कि लैक्टेशन पीरियड जिनमें बहुत ज़्यादा लंबा होता है, फॉर एग्जांपल जर्सी, ठीक है। और कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनमें इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेस, मतलब उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक रेड सिंधी, ठीक है। जब इन दोनों टाइप के ब्रीड्स में या कैटल्स में क्रॉसिंग करवाई जाती है तो उससे आने वाला जो नया टाइप का वैरायटी है उसमें इन दोनों के ही कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। तो इसी टाइप से नए नए वैरायटीज़ को प्रोड्यूस भी करवाना हमारे इसमें एनिमल हस्बेंड्री में हम देखते हैं कि नए नए वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाते रहो, उनमें नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते रहो और उनसे नए नए जो फूड के प्रोडक्ट्स हैं वो भी पूरा कंज्यूम करते रहो,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ कैटल। कैटल की देख रेख कैसे करनी है, उनकी केयर कैसे करनी है, ठीक है। अगर हम क्लीनलीनेस की बात करें तो देखिए कैटल्स को जहाँ पे भी रखा जाता है वो स्पेस जो होता है, वो एरिया जो होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा क्लीन किया जाता है। वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। रेन, हीट और कोल्ड से बचा रहे। वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, ठंडी भी नहीं लगनी चाहिए। और असली बात यह है कि वहाँ पे हाइजीन रहे, ठीक है। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल, क्योंकि आपको पता है कैटल्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो इन पैरासाइट से बचा के रखने के लिए उनको डेली ब्रशिंग करवाई जाती है उनकी बॉडी की, या आप कह सकते हैं उनकी जो अपर लेयर है उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है, ठीक है। स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। जहाँ पे आप उसको केटल्स को क्लीन करेंगे तो वहाँ पे पानी जमा हुआ ना रहे, इसलिए वहाँ पे जो फ्लोर होता है बिल्कुल ऐसे करके स्लोप्स बनाए हुए होते हैं, सो दैट पानी यहाँ पे इकट्ठा ना हो, पानी कॉन्टीन्यूसली चलता रहे। क्योंकि जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज़ फूड। किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है उनकी फूड की। देखिए रफेज उनको मेनली चाहिए होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होगा, सो दैट उनकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है, और उनको मोशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। देन कंसनट्रेट्स दिए जाते हैं जिसमें प्रोटीन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं बहुत कम अमाउंट में, वो भी दिए जाते हैं, जिसमें वाइटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। ये मेनली यूज़ किया जाता है मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो दो टाइप के फूड होते हैं। एक तो वो वाला फूड जो कि नॉर्मली किसी भी कैटल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल लिविंग ऑफ द कैटल, ठीक है। और दूसरा टाइप का फूड होता है अगर वो मिल्चिंग एनिमल्स हैं तो उनमें किस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे जितना ज़्यादा एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करेगी उतना ज़्यादा उस एनिमल से हम लोगों को मिल्क मिलता रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज डिसीजेस। यू नो दैट द कैटल्स आर वेरी मच वल्नरेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। उनको बहुत जल्दी डिसीज़ लग जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी उनके ऊपर पैरासाइट्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो उस चीज़ को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कैटल को डिसीज़ हो रहा है तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है या उनमें मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम हो सकता है। तो पैरासाइट्स आपको पता है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड द होस्ट शुड बी लिविंग। या तो ये होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं या होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, जिससे कि वो अपना फूड ले पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, लाइक फ्लूक्स हो गए, ठीक है, या इसमें वॉर्म्स हो गए जो कि बॉडी के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बॉडी के कुछ अलग अलग पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो होते हैं वो स्किन डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स इंटेस्टाइन में रह के या तो फूड को पूरा ले लेंगे, फूड उनका यूज़ कर लेंगे, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के डिसीजेस ये कॉज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल डिसीजेस, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म या एक कैटल से दूसरे कैटल में बहुत ईजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेबल होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए एनिमल्स को बहुत टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा किस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मेनली किया जाता है एग्स के लिए या मीट के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन का, ठीक है। तो सेम चीज़ पोल्ट्री फार्मिंग में भी देखी जाती है, किस तरीके से दो अलग अलग ब्रीड्स में क्रॉसिंग करवाई जाती है, सो दैट जो हमारे पास वैरायटी निकल के आएगी उसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो वो क्या क्या ट्रेट्स होते हैं या वो क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ठीक है। जो चिक्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और उनका नंबर भी ज़्यादा हो, ठीक है। सेकेंड क्वालिटी ये हो सकती है कि जो चिक्स प्रोड्यूस होंगे वो ड्वार्फ हो। ड्वार्फ होने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन ये अमाउंट ऑफ मीट बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ सकती है कि जितने भी ये ब्रॉयलर्स हैं, लेयर्स है, या जितने भी ये चिक्स हैंस हैं, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा ना लगे, इनकी बॉडी टेम्परेचर के रेजिस्टेंट रहे, तो ये एक क्वालिटी आती है, ठीक है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो, ये भी एक क्वालिटी होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं जिनकी वजह से आपस में पोल्ट्री में क्रॉसिंग करवाई जाती है इन डिफरेंट ब्रीड्स। अब हम देखते हैं ब्रॉयलर्स क्या होते हैं और लेयर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट आता है ब्रॉयलर्स। ये वो वाले बर्ड्स होते हैं जिनको
नॉर्मली ग्रो करवाया जाता है, मतलब इनका पहले बर्थ होता है, उसके बाद 1.5 से 2 महीने तक इनको बड़ा किया जाता है, इनका टेक केयर किया जाता है। आफ्टर दैट दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मीट, इनसे हमको मीट मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 1.5 से 2 महीने ही क्यों? क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होता है उतना सब न्यूट्रिशन इनकी बॉडी में 1.5 से 2 महीने तक बहुत अच्छे से आ जाता है, ये फुल्ली ग्रो कर जाते हैं, जिसके बाद हम इनसे मीट को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेयर्स। ये कम से कम 20 वीक्स तक सेक्सुअली मेच्योर होते हैं, जिससे कि ये एग ले कर सके, और लेयर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द एग्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 कैटेगरीज, ब्रॉडली 2 कैटेगरीज आ गई हैं। एक वो वाले बर्ड्स जो कि मीट देते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रॉयलर। दूसरा होता है जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर 20 वीक्स फ्रॉम देयर बर्थ। ठीक है, क्योंकि 20 वीक्स तक ही वो लोग सेक्सुअली मेच्योर होते हैं, सो दैट वो एग को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, अगर हम फूड की रिक्वायरमेंट देखें इन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स, ब्रॉयलर्स को हाई प्रोटीन रिच फूड देना पड़ता है। विटामिन ए, विटामिन के, ये सारी चीज़ें उनके फूड डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और लेयर्स को बहुत ज़्यादा डिसीज़ कॉज हो जाते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ पे क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा मेन मोटिव होता है कि क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो, उनको कोई भी डिसीज़ेस ना हो, क्योंकि उनको अगर डिसीज़ होंगे तो उनसे प्रोड्यूस होने वाले जो एग्स होंगे उनको भी डिसीज़ होंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवाई जाती है, सो दैट इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो। बहुत बार क्या होता है, ब्रॉयलर्स और लेयर्स में क्रॉसिंग करवाई जाती है, जिससे कि अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो उनमें ट्रेट्स हो, उसको इन्हेंस किया जाए। और वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स, जो चिक्स प्रोड्यूस होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और ज़्यादा नंबर में होगा। लो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई ना हो। ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है, जिससे कि डॉर्फ ब्रॉयलर्स प्रोड्यूस हो। डॉर्फ का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, वो वाले बर्ड्स जिनका हाइट छोटा होता है, हाइट कम होता है, साइज़ भी छोटा होता है, तो उससे क्या होता है, जितना भी फूड में उनको फीड करवाने के लिए जितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाता है, तो हमारे एक्सपेंस कम हो जाएगा, लेकिन हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो पूरा मिलेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन। हमको पता है फिश बहुत अच्छा एक हमारे पास सोर्स होता है प्रोटीन का, राइट। नॉट ओनली प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि बहुत अच्छा फैट होता है, बहुत अच्छा एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फ़िश के प्रोडक्शन से। जब हम फ़िश का कल्चर करते हैं या फ़िश को रियरिंग करवाते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज पीसी कल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, फ़िश हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिन्ड, एक होता है अनफिन्ड। या आप कह सकते हैं फिन्ड फिशेस या ट्रू फिशेस वो होते हैं जिनके पास फिन्स होते हैं, उनका पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अनफिन्ड, मतलब ये शेल्ड फिशेस होते हैं जिनके ऊपर एक शेल होती है, एक अलग सी लेयर लगी हुई होती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रॉन या मॉलस्क। और ट्रू फिशेस में क्या होता है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस होते हैं, मतलब जिनमें कांटे होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल रोहू, काटला, इसमें ये प्रॉन नहीं आएगा, प्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस, फिश को हम किस तरीके से कैप्चर करते हैं, ठीक है, या हमारे पास फ़िश आते कैसे करके हैं, इसके बेसिस पर भी 2 टाइप की फ़िशिंग होती है। द फर्स्ट वन इज़ कैप्चर फिशिंग, सेकेंड इज़ कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग एक नेचुरल तरीका है, नेचुरल मेथड है, जिसमें फ़िश को कैप्चर करने वाले, पकड़ने वाले जाते हैं वाटर बॉडीज़ के पास, उनके पास बहुत बड़े बड़े नेट्स होते हैं, वो नेट की हेल्प से बहुत सारे फ़िश एक साथ पकड़ के लेके आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कल्चर फिशिंग, जिसमें बहुत अलग अलग वैरायटी के फ़िश को लेके आते हैं और उनकी टेक केयर की जाती है, उनको ग्रो करवाया जाता है, उसके बाद उनमें ब्रीडिंग करवाई जाती है, अलग अलग वैरायटी के फ़िश प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर सोल्ड आउट। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक एक्वा कल्चर होता है। अगर हम एक्वा कल्चर मतलब पानी का कल्चर, ठीक है, जब हम पानी में ही बहुत अच्छे एरिया में लेके, जैसे ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब की हेल्प से हम फ़िश को कल्चर करें, फ़िश की ग्रोथ करवाएं, दैट इज़ नोन एज एक्वा कल्चर। इसी में अगर हम ओशन का पानी लेते हैं जिसमें सॉल्टी वाटर होता है, दैट इज़ नोन एज मैरी कल्चर, बिकॉज वो मरीन का पानी होता है। ठीक है, मरीन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। अब यहीं से हम लोग देखते हैं मेरीन फिशिंग क्या होती है। जब हम बहुत बड़ा सा रिजर्वायर ले लेते हैं जिसमें मेनली मेरीन वाटर होता है, मेरीन फिश में हम लोग देखते हैं ट्यूना, पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं प्रॉन्स और ऑयस्टर्स। ऑयस्टर वो वाले फिश होते हैं जिनसे हमको मोती भी मिलते हैं।
कुछ फिशरमैन ऐसे भी होते हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा होता है, या आप कह सकते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो वो यूजिंग सैटेलाइट्स या इको साउंडर्स को यूज़ करके पता लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश कहाँ पे जा रहे हैं, सो दैट वो वहीं पर जाकर फ़िश को कैप्चर कर पाए। ठीक है। अब इसके बाद आता है इनलैंड फ़िशिंग। इनलैंड मतलब वो वाली फ़िशिंग जहाँ पे फ्रेश वाटर में हम लोग फ़िश का कल्चर करते हैं। ठीक है। ये ऐसे वाले रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे रिवर का, लेक का, पॉन्ड का पानी होता है। और ब्रैकिश वाटर वो वाला होता है जो कि एस्चुरीज़ में मिलता है। एस्चुरीज़ मतलब जैसे कि फ्रेश वाटर है और ये मेरीन वाटर है, जहाँ पे ये मिल रहा है, दिस इज़ नोन एज एस्चुरी। ठीक है। यहाँ पे खारा पानी होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, राइट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंपोजिट फिश कल्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन आता है शॉर्ट में। तो कंपोजिट फ़िश कल्चर एक ऐसे मेथड होता है जिसमें 5 से 6 अलग अलग फ़िश की वैरायटीज़ को एक साथ एक ही पॉन्ड में ग्रो करवाया जाता है, उनकी कल्चर की जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक ही टाइम पे अलग अलग वैरायटीज़ के फ़िश ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। अब ये 5-6 वैरायटीज़ चूज़ इस तरीके से की जाती है कि उनमें आपस में फूड के लिए कोई कॉम्पिटिशन ना हो। तो इस टाइप की सिचुएशन कैसे बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉन्ड सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे वाटर की लेयर्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। काटला फिश जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर में हमेशा स्विम करते हैं और इनको फूड यहीं पे देना होता है। मतलब ऊपर से जब फूड को दिया जाएगा तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाले काटला है वो अपना फूड का रिक्वायरमेंट पूरा कर लेंगे। अब जितना भी ये फूड प्रोडक्ट नीचे जाता रहेगा, तो कुछ ऐसे फ़िश होते हैं लाइक रोहू जो कि मिडिल पार्ट में अच्छे से ग्रो करते हैं, वहीं पे वो स्विम करते हैं। तो अब ये फूड ले लेंगे मिडिल पार्ट वाले। जितना फूड और ज़्यादा नीचे जाएगा तो कुछ ऐसे भी फ़िश होंगे लाइक मृगाल्स या कॉमन कार्प्स, जिनको फूड चाहिए होता है सबसे नीचे वाली लेयर में, या दे फीड एट बॉटम। ये ग्रो भी यहीं पे करते हैं, ये स्विम भी यहीं पे कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फ़िश को चूज़ करने का रीज़न ही ये है, सो दैट इन सब के बीच में कोई भी फ़िश को लेके फूड को लेके कोई भी कॉम्पिटिशन ना हो। और ये वाटर वो वाला होता है मेनली जहाँ पे पैडी का आप देखते हैं क्रॉपिंग की जाती है, क्योंकि पैडी को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। तो उस वाटर में पैडी के रूट्स पूरी तरीके से सबमर्ज्ड रहते हैं, तो ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे कुछ फिशेस को छोड़ दिया जाता है, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो करते हैं और उनका कल्चर वहाँ पे ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है, इनका एडवांटेज होता है कि मोर यील्ड, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारा फ़िश का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्ट ऑफ द फ़िश का ब्रीडिंग सीज़न होता है मानसून। तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ होंगी तो उनमें मानसून सीज़न में जब ब्रीडिंग होगी तो एक साथ बहुत ज़्यादा ईल्ड हो जाएगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा ईल्ड हो जाने की वजह से क्या होगा, फ़िश को स्पेस कम मिलेगा, और अगर किसी एक फ़िश को थोड़ा सा भी डिसीज़ होता है तो वो डिसीज़ बाकी सब में भी फैल जाएगा। इसलिए यहाँ पे आता है हार्मोन्स का काम, जो आर्टिफिशियल हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है। मतलब आर्टिफिशियली फ़िश में हार्मोन्स स्टिमुलेट किया जाता है, हार्मोन्स इंड्यूस किया जाता है, सो दैट उनका जो ब्रीडिंग का टाइम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो पाए। तो इससे ऐसा किया जाता है कि जिस टाइम पे मानसून के टाइम पे किसी एक फ़िश का ब्रीडिंग हो गया तो उसके थोड़े टाइम बाद किसी दूसरे फ़िश की ब्रीडिंग हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस टाइम पे कोई दूसरा ब्रीडिंग नहीं हो रही है, किसी दूसरे फ़िश में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम अपने टारगेट वाली फ़िश को उस टाइम पे रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ बी कीपिंग। दिस वन इज़ द लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बी कीपिंग में क्या होता है, दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड केयरिंग या डूइंग मैनेजमेंट ऑफ द बीज। जो हनी बीज होते हैं उनकी टेक केयर की जाती है फॉर प्रोड्यूसिंग हनी एंड वैक्स। ओके। ये जो बी कीपिंग होती है ये एक तरीके से इससे जो इनकम होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए एडिशनल एक सोर्स हो जाता है इनकम का। ठीक है। एपियरीज होते हैं। एपियरीज मतलब एक बड़े बड़े एरिया ले लिए जाते हैं, टारगेट एरिया, जहाँ पर बी हाइव को सेट कर दिया जाता है। उसका सेटअप इस तरीके से किया जाता है कि हनी बीज नेक्टर और पॉलन होते हैं वहीं पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है। इसी को हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है। कुछ जो हमारे कॉमन इंडियन वेराइटीज़ होते हैं उसमें होता है एपिस कैराना इंडिका। ठीक है। डॉर्सटा, इसको रॉक बी कहते हैं, या फ्लोरल लिटिल बी कहते हैं। ठीक है। फ्लोरल मतलब जो नॉर्मली फ्लावर्स के ऊपर मंडराती रहती है। ठीक है। एक दूसरी वैरायटी होती है दैट इज़ मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा एक्चुअली। ठीक है। जो कि बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स शो करती है, लाइक इनमें हनी का जो कलेक्शन होता है, कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं, दे स्टिंग लेस, जितना कम स्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा उनकी लाइफ बढ़ती है, राइट। एंड दे स्टे इन बी हाइव फॉर लॉन्ग, जितना ज़्यादा वो बी हाइव में रहेंगे उतना ज़्यादा वो नेक्टर और हनी को कलेक्ट कर पाएंगे।
राइट। अब हनी होता क्या है, ये एक डेंस स्वीट लिक्विड होता है जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती है। ये एक बहुत हाई सोर्स होता है शुगर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट इज़ पास्चरेज। पास्चरेज मतलब किस टाइप का फ्लावर्स हम हनी बीज को दे रहे हैं फॉर पॉलन कलेक्शन, उसी को हम पास्चरेज कहेंगे। जिस टाइप का हम उसको फ्लोरा देंगे, ठीक है, पेड़ पौधे देंगे, कैसा उसको क्रॉप दे रहे हैं, उसी के बेसिस पर टाइप ऑफ हनी बी वो प्रोड्यूस करेंगे। तो आप कह सकते हैं जितना अच्छा पास्चरेज, जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ पास्चरेज हम देंगे उतनी अच्छी हनी बी की क्वालिटी होगी। इनमें से एक टाइप होता है आलमंड हनी, जो कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से प्लांट से और एनिमल से मिलने वाले फूड को हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको लिंक शो हो रहा है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू वॉच दिस वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम अपने प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।